नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, इकाई का संप्रत्यय क्या है, इकाई योजना किसे कहते हैं, इकाई योजना का प्रारूप क्या होता है और फिर एक इकाई का उदाहरण लेकर इकाई योजना तैयार करेंगे। शिक्षण की योजना ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसकी योजना बनाना। बिना योजना यदि मकान बनाना चाहें, तो श्रम और साधन दोनों का ही अपव्यय होगा। यही बात शिक्षण योजना के लिए भी सत्य है। यदि अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो उपलब्ध साधन सामग्री है और जितना समय है, उसके अनुसार शिक्षण की पूरी रूपरेखा बना लेता है, तो उसका शिक्षण ना केवल चरणबद्ध होगा, बल्कि प्रभावी रूप से भी संपन्न हो सकेगा। शिक्षण योजना दो प्रकार की होती है, दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में पूरे सत्र के शिक्षण कार्य के लिए जो योजना बनाते हैं, वह वार्षिक योजना कहलाती है। अल्पकालिक योजना में दो तरह की योजनाएं आती हैं, इकाई योजना और पाठ योजना। तो अब हम इकाई योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले इकाई के कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट? इकाई को कई बार भ्रमवश पाठ समझ लिया जाता है। वास्तव में इकाई पाठ से भिन्न है। इकाई ज्ञानानुभवों का एकीकृत रूप है, जो आपस में संबंधित हैं और जिन्हें एक साथ पढ़ाया जा सकता है और जो ज्ञान के विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक जैसी विषय वस्तु का समूह जो बालक के लिए बोधगम्य हो, इकाई कहलाता है। जो विषय वस्तु ज्ञान के विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं, उन्हें एक साथ एक इकाई के रूप में रखा जाता है, ताकि बालक उसे समग्र रूप से समझ सके। जैसे वायुमंडल एक इकाई है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकरण शामिल हैं: वायुमंडल की संरचना और विस्तार, वायुमंडल का तापमान, वायु दाब, हवाएं और वायु की आर्द्रता। यदि वायुमंडल इकाई के ये सारे प्रकरण एक साथ संगठित रूप में नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो विद्यार्थी इसका वास्तविक अर्थ और इनके पारस्परिक संबंधों को, इनकी आपसी निर्भरता को, इनके गुणों और प्रभावों को नहीं समझ पाएंगे। आइए अब हम देखें कि इकाई का सैद्धांतिक आधार या मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। क्यों ज्ञान के एक क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को एक इकाई के रूप में संगठित करना चाहिए? इकाई गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार व्यक्ति का ध्यान किसी आकृति के अंगों की अपेक्षा उसके संपूर्ण स्वरूप की तरफ सबसे पहले जाता है। व्यक्ति पहले किसी वस्तु को संपूर्ण रूप में देखता है और उसके बाद उसके विभिन्न भागों का विश्लेषण करता है, उनमें संबंध स्थापित करता है। इसीलिए इकाई संपूर्ण से अंश की ओर के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इस चीज को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप विद्यार्थी के सामने एक वृक्ष का चित्र दिखाते हैं, तो विद्यार्थी का ध्यान सबसे पहले पूरे वृक्ष की आकृति पर जाएगा। उसके पश्चात वह वृक्ष के तने को, उसकी जड़ को, उसकी टहनियों, पत्तियों, फलों इत्यादि को देखेगा। इसी प्रकार यदि आप हवा महल का चित्र या मॉडल दिखाते हैं, तो विद्यार्थी का ध्यान सबसे पहले उसकी संपूर्ण आकृति किस प्रकार की दिखाई दे रही है, उस ओर जाता है और उसके पश्चात वह देखता है कि इसमें कितनी मंजिल हैं, कितने झरोखे हैं, इसका रंग क्या है। इन सब चीजों की ओर उसका ध्यान संपूर्ण आकृति को देखने के बाद ही जाता है। इसीलिए इकाई में एक समान विषय वस्तु को एक साथ संगठित किया जाता है, ताकि उससे संपूर्ण का भाव प्रदर्शित हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संपूर्ण केवल विभिन्न अंशों या टुकड़ों का योग मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। जैसे किसी वाद्य यंत्र के विभिन्न स्वर, जैसे सा रे गा मा, अपने आप में कोई धुन या लय नहीं होते, लेकिन जब उन्हें एक विशेष क्रम में बजाया जाता है, तो किसी विशेष धुन का सृजन होता है और सुंदर गीत बन जाता है। ऐसे ही अलग-अलग पाठ को कहीं भी किसी भी क्रम में पढ़ाने से समग्र प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, जब तक हम इन्हें विशेष क्रम में एक इकाई के भाग के रूप में नहीं पढ़ाते हैं। आइए अब हम देखें कि इकाई योजना किसे कहते हैं। माइकल ए लोरबर ने कहा कि एक इकाई योजना द्वारा
इकाई शिक्षण से पूर्व अध्यापक जब यह चिंतन करता है कि इस इकाई को पढ़ाने के बाद वह क्या प्राप्त करेगा, यानी इकाई के उद्देश्य क्या होंगे, वह उन्हें कैसे प्राप्त करेगा, इकाई के लिए कौन सी शिक्षण विधि तथा सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा और उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो यह सारी चीजें एक इकाई योजना के अंतर्गत आती हैं। वाल्टर पियर्स के अनुसार इकाई योजना एक प्रारूप है जिसमें शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन अध्यापन स्थितियां, सहायक सामग्री, गृह कार्य और मूल्यांकन की स्पष्ट रूपरेखा होती है। इकाई योजना के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर इकाई योजना का यह एक प्रारूप है जिसे विभिन्न विषयाध्यापकों द्वारा अपनाया जा सकता है। इकाई योजना के प्रारूप में पहला पक्ष है परिचयात्मक पक्ष। इस पक्ष में इकाई योजना से संबंधित सारी सूचनाएं अंकित की जाती हैं, जिनसे कि इकाई योजना के बारे में प्रारंभिक जानकारी हो जाती है। अब प्रतिदिन शिक्षण किए जाने वाले प्रकरण का निर्धारण करते हैं, जिसे आप एक दिन के कालांश में पढ़ा सकें। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि इकाई शिक्षण में कितने कालांश लगेंगे। प्रकरण के निर्धारण के बाद अब प्रत्येक प्रकरण का विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है और शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है और उन शिक्षण बिंदुओं को सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण के पश्चात हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि इकाई शिक्षण के माध्यम से हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है। इकाई शिक्षण में हम ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति के सभी उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इकाई शिक्षण के अंतर्गत जितने भी प्रकरण होते हैं, उनके उद्देश्य हम उद्देश्यों की विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत एक साथ लिखते हैं। जिस तरह से प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, उन्हें हम ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थी जिन चीजों में अंतर कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, उन सभी को हम एक साथ अवबोध के अंतर्गत लिखते हैं। इसी प्रकार हम प्रत्येक स्तर के उद्देश्यों की कार्यसूचक क्रियाओं के आधार पर उन्हें निश्चित श्रेणी के अंतर्गत अंकित करते हैं। हम इकाई के सभी प्रकरणों के माध्यम से सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि हम एक प्रकरण से केवल ज्ञान उद्देश्य लिख दें, दूसरे प्रकरण से अवबोध और तीसरे से अनुप्रयोग। यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सभी प्रकरण ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि के उद्देश्यों को पूर्ण करें। इसी आधार पर हम शिक्षण का आयोजन करते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखने के पश्चात हम अध्ययन अध्यापन स्थितियों का निर्धारण करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है। शिक्षक उद्देश्य के अनुसार कक्षा में शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसमें प्रत्येक शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करके अध्यापक द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उनका उल्लेख किया जाता है और शिक्षक की क्रियाओं के प्रति विद्यार्थी की जो अंतःक्रिया होती है, वो विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखी जाती है। इसमें मुख्य बात यह ध्यान रखने की है कि हम कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा सामान्य रूप से किए जाने वाले व्यवहारों का उल्लेख हम यहाँ नहीं करते हैं। इसे बनाते समय जो सामान्य तौर पर गलती की जाती है, वो ये है कि इसमें केवल अध्यापक द्वारा की जाने वाली सामान्य गतिविधियों को लिख दिया जाता है। जैसे छात्राध्यापिका प्रस्तावना प्रश्न करेगी, छात्राध्यापिका विकासात्मक प्रश्न करेगी, शामपट सार विकसित करेगी, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी और मूल्यांकन प्रश्न करेगी। यह गतिविधि तो सभी प्रकरणों में एक समान ही है। यदि इसी को इकाई योजना बनाने में लिखना है, तो इकाई योजना बनाने का लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्रकरण के शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए जो विशिष्ट क्रियाएं, विशिष्ट सामग्री और विशिष्ट गतिविधियां अध्यापक के द्वारा की जाती हैं, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सामग्री का उल्लेख किया जाता है जो इकाई शिक्षण हेतु आवश्यक होती हैं, जैसे रेखा चित्र हैं, चार्ट, मॉडल और अन्य श्रव्य दृश्य साधन
जिनकी आवश्यकता इकाई शिक्षण के लिए हो। गृह कार्य के अंतर्गत सीखे गए ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए, दोहराने के लिए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में अगर अध्यापक चाहे तो वो कई तरह की गतिविधियां और प्रोजेक्ट कार्य संबंधी भी गृह कार्य दे सकता है। और इसका अंतिम चरण है मूल्यांकन। इकाई शिक्षण में इकाई जांच का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इकाई परख की विस्तृत रूपरेखा तो ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाई जाती है, किंतु यहाँ इकाई योजना में हम विभिन्न उद्देश्यों जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं। और ये प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो कि संपूर्ण इकाई की जांच करते हैं कि इकाई शिक्षण के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। आइए अब हम 9th कक्षा की एक इकाई का उदाहरण लेकर इकाई योजना बनाना सीखते हैं। ये इकाई है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना इस इकाई के अंतर्गत ये निम्न प्रकरण है। पहला प्रकरण है थॉमसन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा प्रकरण है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तीसरा प्रकरण है संयोजकता तथा द्रव्यमान संख्या। और चौथा प्रकरण है समस्थानिक तथा संभारित। आइए अब इस इकाई पर हम इकाई योजना बनाना सीखते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले इकाई का परिचयात्मक पक्ष होता है। इसके अंतर्गत इकाई संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे विद्यालय का नाम, किस कक्षा के लिए इकाई बनाई जा रही है, किस विषय के अंतर्गत बनाई जा रही है, इकाई का शीर्षक क्या है, इकाई शिक्षण के लिए कितने कालांश चाहिए, इकाई के मूल्यांकन के हेतु कितने कालांश चाहिए और सुधारात्मक शिक्षण हेतु कितने कालांश की आवश्यकता है। यह इकाई परमाणु की संरचना इसका शीर्षक है। इसमें शिक्षण हेतु 4 कालांश की आवश्यकता है, मूल्यांकन के लिए 1 कालांश, सुधारात्मक शिक्षण के लिए 1 कालांश और कुल कालांश हुए 6। इकाई योजना निर्माण के फॉर्मेट के अंतर्गत ये 7 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें पहला कॉलम है प्रकरण। इसके अंतर्गत हम इकाई के सभी संबंधित प्रकरणों को क्रमवार लिखते हैं। दूसरा कॉलम है शिक्षण बिंदु का, जिसमें प्रत्येक प्रकरण के शिक्षण बिंदुओं को उस प्रकरण के समक्ष लिखा जाता है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि हमने पहले भी बात की, कि व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल इत्यादि के लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने में हम उन सभी प्रकरणों को सम्मिलित करते हैं जो कि इस इकाई के अंतर्गत हैं। इसके पश्चात अध्ययन अध्यापन स्थितियों के अंतर्गत छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए छात्राध्यापिका द्वारा की जा रही क्रिया का उल्लेख हम इस कॉलम के अंतर्गत लिखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्यार्थी जो अनुक्रिया करता है उसे विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिखा जाता है। संबंधित शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए जिस सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है वो सहायक सामग्री के कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद अगला कॉलम है मूल्यांकन का। मूल्यांकन क्योंकि संपूर्ण इकाई का किया जाता है, तो इकाई के सभी प्रकरणों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ उद्देश्य आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं उन्हें मूल्यांकन के कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद गृह कार्य के कॉलम में प्रतिदिन के शिक्षण के बाद उस प्रकरण से संबंधित अध्यापक जो प्रश्न गृह कार्य के रूप में देते हैं उसको यहाँ अंकित किया जाता है। अब हम देखें कि पहला प्रकरण परमाणु संरचना के मॉडल में ये 3 शिक्षण बिंदु हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए अध्यापिका जिस चार्ट का प्रयोग करेगी, जिन उदाहरणों का प्रयोग करेगी और जिस तरीके से इस शिक्षण बिंदु को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करेगी, वह हम संक्षिप्त रूप में यहाँ लिखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमने लिखा कि छात्राध्यापिका थॉमसन के परमाणु मॉडल को चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करेगी तथा प्लम पुडिंग और तरबूज के उदाहरण द्वारा धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों के परमाणु में वितरण को समझाएगी। और जब अध्यापिका इन उदाहरणों को प्रस्तुत करेगी, चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करेगी, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्यार्थी थॉमसन मॉडल के चार्ट का अवलोकन करेंगे
और प्लम पुडिंग के उदाहरण द्वारा उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा शिक्षण बिंदु है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए छात्राध्यापिका रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधी चार्ट द्वारा प्रयोग की व्यवस्था और रदरफोर्ड द्वारा निकाले गए परिणामों को स्पष्ट करेगी। साथ ही 15 इंच का गोला और टिश्यू पेपर तथा तारों से घिरी चार दीवारी के उदाहरण भी देगी। अब यहाँ आप देखिए कि हम जिस शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए अध्यापिका द्वारा जो क्रियाएं कक्षा कक्ष में की जाएंगी, उनका उल्लेख संक्षिप्त रूप में यहाँ करते हैं। हम अध्यापिका के उन सामान्य व्यवहारों या गतिविधियों को यहाँ नहीं लिखते हैं, जो वह हर प्रकरण का शिक्षण करते समय करते हैं। इन क्रियाओं का उल्लेख हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हर प्रकरण में जब भी अध्यापिका दैनिक पाठ योजना के शिक्षण हेतु कक्षा में जाएगी, तो ये क्रियाएं तो सामान्य रूप से वो करेगी ही करेगी। और इसकी अनुक्रिया में विद्यार्थी रदरफोर्ड मॉडल को चार्ट द्वारा समझेंगे और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अवधारणा समझने का प्रयास करें। और यहाँ अध्यापिका जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगी वो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को दर्शाता हुआ चार्ट। इसी प्रकार तीसरा जो शिक्षण बिंदु है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, इस बिंदु को अध्यापिका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को परमाणु के स्थायी होने के तर्क के आधार पर स्पष्ट करेगी और विद्यार्थी अध्यापिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन के कॉलम में हम विभिन्न प्रकरणों से संबंधित वस्तुनिष्ठ उद्देश्य आधारित प्रश्नों का निर्माण करेंगे, जो कि सभी प्रकरणों से संबंधित होंगे। गृह कार्य के कॉलम में इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। रदरफोर्ड के मॉडल की चित्र सहित व्याख्या कीजिए और इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार इस इकाई का दूसरा प्रकरण है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसके अंतर्गत ये 3 शिक्षण बिंदु हैं। नील्स बोर के मॉडल की अवधारणाएं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और तीसरा शिक्षण बिंदु है न्यूट्रॉन। अब पहले शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए अध्यापिका जो क्रिया करेगी वो छात्राध्यापिका क्रिया के कॉलम के अंतर्गत लिखा जाएगा। छात्राध्यापिका नील्स बोर के मॉडल को चार्ट द्वारा स्पष्ट करेगी तथा निष्कर्ष निकालेगी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं और विद्यार्थी नील्स बोर के मॉडल के चार्ट का अवलोकन करेंगे और इन कक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का वितरण स्पष्ट करना है, अध्यापिका परमाणु की कक्षाओं के चार्ट द्वारा इसे स्पष्ट करेगी और बोर के नियमानुसार 2n² सूत्र के आधार पर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगी और ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन तत्वों की परमाणुिक संरचना को शामपट पर बनाएगी और इस शिक्षण बिंदु से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया को विद्यार्थी क्रिया के कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरे शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए अध्यापिका द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को यहाँ लिखा जाएगा और विद्यार्थी क्रिया को विद्यार्थी क्रिया के कॉलम में लिखा जाएगा और इस प्रकरण हेतु दिए गए गृह कार्य को गृह कार्य के कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के कॉलम में आप देख रहे हैं कि अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत हमने सभी प्रकरणों के अवबोध स्तर के उद्देश्यों को शामिल किया है, जैसे तीनों परमाणु मॉडल की अवधारणाओं, संयोजकता, समस्थानिक तथा संभारित की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारित में अंतर कर सकेंगे। इसी प्रकार ज्ञानोपयोग में भी हम सभी प्रकरणों के सम्मिलित उद्देश्य लिखेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसका तीसरा प्रकरण है संयोजकता और द्रव्यमान संख्या। इसके इन 3 शिक्षण बिंदुओं संयोजकता, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को हमने शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिखा है। इस प्रकरण के शिक्षण बिंदु संयोजकता को विकसित करने के लिए छात्राध्यापिका जो क्रिया करेगी उसे छात्राध्यापिका क्रिया के कॉलम में लिखा गया है और इसके समक्ष विद्यार्थी क्रिया लिखी गई है। इसी तरह दूसरे शिक्षण बिंदु को विकसित करने के लिए की जाने वाली अध्यापिका और विद्यार्थी की क्रिया को और फिर तीसरे बिंदु की क्रियाओं को लिखा जाएगा और गृह कार्य के कॉलम में हम इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न देंगे।
इसी तरह से ये चतुर्थ प्रकरण है, समस्थानिक और समवारिक। इसके 3 शिक्षण बिंदु हैं, समस्थानिक, समस्थानिक के अनुप्रयोग और समवारिक। अब इन शिक्षण बिंदुओं के लिए हमने उसी प्रकार से छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया का उल्लेख किया है। मूल्यांकन के कॉलम में आप देख रहे हैं कि सभी प्रकरणों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं, जिससे कि संपूर्ण इकाई के शिक्षण के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर की हुई, इसकी जानकारी होती है। यहाँ हमने रसायन विज्ञान का उदाहरण लेकर इकाई योजना बनाई है। आप किसी भी विषय की इकाई योजना का निर्माण इस प्रारूप के आधार पर कर सकते हैं। यह मेरा एक प्रयास था। आप अपने शिक्षण विषय में शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी सूझबूझ से इसका आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे के वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।